हेलो एस्पायरेंट्स, 5 मार्च की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स है जो हमने पिकअप की है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है जीएसटी काउंसिल क्लियर्स ड्राफ्ट लॉज। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम काफी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स मेंबर है और इसके चेयरमैन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली। तो ये जीएसटी काउंसिल सारे जीएसटी लॉज के ऊपर डिसीजंस फाइनलाइज करती है। तो यहाँ पे बिल्स फाइनलाइज करने हैं, तो 5 बिल्स फाइनलाइज होने हैं, उनमें से 3 अब तक हो चुके हैं। तो प्रेजेंटली जो न्यूज है उसमें 2 और बिल्स फाइनलाइज हुए। एक बिल लास्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फाइनलाइज हुआ है, वो है ये कॉम्पेंसेशन बिल। तो ये कॉम्पेंसेशन लॉ बिल फाइनलाइज हो चुका है February 18 को। और अभी जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें सेंट्रल जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी ये 2 बिल्स फाइनलाइज हुए। तो कंपेंसेशन बिल क्या है हमको पता है, हमने डिस्कस किया है पहले भी कि कंपेंसेशन अश्योर किया गया है। मतलब कि जब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये टैक्स रेजिम, तो इन दिस ट्रांजिशन फेज जो प्रेजेंट टैक्सेशन सिस्टम है उससे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जब ट्रांजिशन होगा, तो ये ट्रांजिशन फेज में एक्सपेक्टेड है कि थोड़े लॉसेस हो स्टेट्स को। वो क्यों हो गए वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब ये स्टेट्स को लॉसेस हो गए तो उसको कंपेंसेशन अश्योर किया गया है बाय द सेंटर। ये सेंटर ये अगर रेवेन्यू फॉल होता है कुछ ड्रॉप, तो वो कंपेंसेशन स्टेट्स सेंटर स्टेट्स को देगी। तो इसके लिए जो प्रोविजन है वो ये कंपेंसेशन बिल में इंक्लूड किए गए हैं, जो जीएसटी काउंसिल ने फाइनलाइज कर दिया है लास्ट सेशन में। इस सेशन में सेंट्रल जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी, सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो इसके अंदर सारे सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा तो उसमें भी टैक्सेशन जो होगा। तो ये सेंट्रल और इंटर स्टेट जीएसटी बिल्स फाइनलाइज हो चुके हैं। 2 और बिल्स जो फाइनलाइज होने बाकी है वो है स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो ये 2 जो बिल्स है ये भी अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी जीएसटी काउंसिल की, जो मार्च 16 को है, तब ये भी फाइनलाइज हो जाएगी। ऐसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि ये 2 लॉज भी सेम ही है, सेंट्रल जीएसटी के रेप्लिकाज ही है, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये 2 अलग भी क्यों है, क्योंकि स्टेट जीएसटी विल बी फॉर ऑल स्टेट्स जिसके पास लेजिस्लेटिव बॉडी है, और यूनियन टेरिटरी जीएसटी उन यूनियन टेरिटरीज के लिए है जिसके पास लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। तो जो यूनियन टेरिटरीज है 2 जिनके पास लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो है दिल्ली और पुडुचेरी, तो उनके ऊपर स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये 5 बिल्स फाइनलाइज होने के बाद एक्चुअली ये 5 में से 4 बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट भी पांचों अप्रूव करेंगे और ये पार्लियामेंट के पास भेजे जाएंगे। तो स्टेट जीएसटी बिल जो है ये एक है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को अप्रूव करना होगा, बाकी 5 पास करने होंगे और बाकी 4 जो है वो पार्लियामेंट पास करेगी। ये सेकेंड हाफ ऑफ बजट सेशन जो है तब ये पास हो जाएंगे। तो जो डेडलाइन रखी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1 जुलाई से जीएसटी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। पहले ये 1 अप्रैल की डेडलाइन थी क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करना था, कमिंग फाइनेंशियल ईयर, पर वो डिफिकल्ट है अब क्योंकि ये लॉज पास होने अभी बाकी है, इसलिए डेडलाइन अब 1 जुलाई की है। तो ये एक्सपेक्टेड है तब तक हो जाएगा। तो 1 जुलाई से जीएसटी एनफोर्सेबल हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो ये है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये होता क्या है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये कंपेंसेशन क्यों चाहिए होगा वो भी हम आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों में टैक्सेस लगेंगे जो। तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, तो विद इन द स्टेट सेंट्रल जीएसटी भी होगा और स्टेट जीएसटी भी होगा। तो अभी जो फिलहाल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो जैसे वैट वैल्यू एडेड टैक्स, ऑलरेडी सेल्स टैक्स, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स पे वैल्यू एडेड टैक्स ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया गया है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है, तो पुराने जो टैक्सेस लगते थे टैक्सेस, उसको सब्स्यूम किया गया सेल्स टैक्स की जगह वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये जो रिफॉर्म है वो ऑलरेडी 2005 में लाया गया है। तो ये वैट भी एक्चुअली इंक्लूड हो जाएगा अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में। तो ये गुड्स के लिए था वैट, अब ये सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल होगा। एक्साइज ड्यूटी वगैरह सब कुछ इसमें सब्ज्यूम हो जाएगा। सर्विस टैक्स जो है, तो सर्विस टैक्स भी इसमें साथ में आ जाएगा, मतलब 1 सिंगल टैक्स होगा ये, जिसका नाम होगा जीएसटी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी, तो दोनों के सेंट्रल जीएसटी स्टेट जीएसटी दोनों इसमें लगेंगे। इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने अभी थोड़े दिन पहले जो डिस्कस किया था न्यूज 2 दिन पहले, कि जीएसटी में जो मैक्सिमम लिमिट है टैक्सेशन की, तो मॉडल जीएसटी लॉ ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है। तो ये मॉडल जीएसटी में, और ये पार्लियामेंट के पास ही है, तो ये मॉडल जीएसटी में ये है कि सेंट्रल मैक्सिमम टैक्सेशन रेट जो है वो 14% रखा गया। तो 14% जीएसटी टैक्सेशन रेट होगा, मतलब सेंट्रल जीएसटी 14% मैक्सिमम हो सकता है और स्टेट जीएसटी मैक्सिमम 14%। तो ये दोनों मिला के हो जाता है 28%। तो मैक्सिमम टैक्सेशन रेट 28% है। पर अब
जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि इसको इंक्रीज करके हम चाहते हैं 20% हो जाए, क्योंकि अगर आगे जाके अगर टैक्सेस इंक्रीज करने हैं तो प्रोविजन होना चाहिए। तो इसीलिए इसको मॉडल जीएसटी में एक अमेंडमेंट लाया जाएगा इन द पार्लियामेंट, जो अभी डिस्कस करिए बिल, कि यहाँ पे ये 20% रखा जाए मैक्सिमम, मतलब तो मैक्सिमम टैक्सेशन होगा 40%, सेंट्रल जीएसटी 20%, स्टेट जीएसटी 20%, तो ये टोटल 40% मैक्सिमम हो सकता है टैक्सेस। पर अभी के जो टैक्सेशन स्लैब्स है, 4 टैक्सेशन स्लैब्स भी अप्रूव हो चुके हैं, तो मैक्सिमम इसमें 14 मतलब 28% मैक्सिमम है टैक्सेशन स्लैब के हिसाब से मैक्सिमम टैक्सेस। और उसके ऊपर सेस जो है वो अलग है, हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन एडिशन टू द पीक रेट, मतलब 28% रेट पे और एक सेस भी लग सकता है। तो जो सिन गुड्स कहे जाते हैं और डीमेरिट गुड्स कहे जाते हैं, जो तो मतलब जैसे कि टोबैको कंजम्पशन वगैरह तो है, तो इनके ऊपर एक सेस भी एडिशनली लगेगा, तो उनका टैक्सेशन और बढ़ जाएगा। और ये सेस अमाउंट जो आएगा, CESF सेस, तो टैक्सेस के ऊपर एक सेस भी लगाया जाता है, आप देखते होंगे, स्वच्छ भारत सेस, है ना, ऐसे सब सेस होते हैं। तो ये जो सेस लगाया जाएगा इस पे, तो वो यूज किया जाएगा फॉर कंपेंसेशन टू स्टेट्स, जो 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अश्योर कर रही है कि अगर कोई भी स्टेट को रेवेन्यू ड्रॉप होता है, लॉस होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपेंसेट करेगी। तो कंपेंसेशन के लिए फंडिंग कहाँ से आएगा, कॉर्पस कहाँ से आएगा, ये सेस से। तो ये भी फाइनलाइज हुआ है। तो ये इंट्रा स्टेट जीएसटी होगा और इंटर स्टेट जीएसटी भी होगा। तो ये इंटर स्टेट जीएसटी है, तो ये सारे टैक्सेशन प्रोविजन है। तो ये जो सेंट्रल जीएसटी बिल है, स्टेट जीएसटी बिल है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल है, इंटर स्टेट जीएसटी बिल है और कंपेंसेशन बिल है। तो 5 बिल्स अभी इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किए। फिर ये है जीएसटी कैसे, टैक्सेशन कैसे लगेगा उसके बारे में। तो ये एग्जाम्पल है जैसे एक फैब्रिक का। तो अगर वीवर एक फैब्रिक बनाता है, तो वो सेल करना चाहता है उसको 100 रुपीज पे, तो उसका सेल प्राइस उसको 100 रुपीज रखना है। तो ये 100 रुपीज पर मीटर प्राइस पे जीएसटी लगेगा। अगर अज्यूम करें हमसे जीएसटी 8% है ये एग्जाम्पल में, तो अगर 8% जीएसटी लग रहा है, तो ये जीएसटी टैक्स 8% जाएगा, मतलब प्राइस हो जाएगा इसका 108 रुपीज। अभी 108 रुपीज का ये सेलर सेल कर रहा है वीवर टेलर को, तो टेलर ये इसके ऊपर अपना प्राइस टोटल लगाना चाहता है 250 रुपीज, मतलब उनका इनपुट 100 रुपीज है, एक्स्ट्रा उन्होंने 150 ऐड किया, तो उनका एक्स्ट्रा जो है वैल्यू एडिशन है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये वैल्यू एडिशन 150 रुपीज है, तो 150 रुपीज पे टैक्स लगेगा। तो ये 150 रुपीज पे टैक्स हुआ, 100 रुपीज पे 8 और 50 रुपीज पे 4 रुपीज, तो मतलब 12 रुपीज। तो 12 रुपीज का यहाँ पे जीएसटी जाएगा। तो एक्चुअली इनको पे करना होता है 20 रुपीज ही, और ये 8 रुपीज ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इनको रिफंड मिलता है, तो वो टैक्स क्रेडिट मिलता है यहाँ पे। तो आफ्टर इनपुट टैक्स क्लेम वो क्रेडिट भी उनको 8 रुपीज मिल जाता है। तो एक्चुअल अमाउंट तो इनका यहाँ पे 108 रुपीज है, और ये 270 होता है, मतलब ये 8 रुपीज भी ऐड होता है यहाँ पे। तो ये 270 रुपीज पे एक्चुअली ये टेलर रिटेलर को सेल कर, तो रिटेलर यहाँ पे उनका इनपुट कॉस्ट एक्चुअली है 250 रुपीज का, जो और 250 रुपीज पे इनको सेल प्राइस रखना है डबल, मतलब 500 रुपीज इनका सेल प्राइस है। तो 500 रुपीज मतलब वैल्यू एडिशन कितना हुआ है और 250 ऐड हुआ है, तो 250 पे जीएसटी कितना लगेगा, 100 पे 8 8 16 और 50 पे 4, तो मतलब 20 रुपीज टोटल। तो 20 रुपीज का यहाँ वैल्यू एडेड पे जीएसटी लग रहा है। तो ये जीएसटी एक्चुअली कलेक्ट होगा 40 रुपीज ही। तो जैसे इनको 8 रुपीज रिफंड मिलेगा, इनको बाकी का जो है 20 रुपीज के ऊपर जो इनका वैल्यू एडेड है, जो ये 20 एक्स्ट्रा पे कर रहा है, एक्चुअली 500 की जगह 540 पे कर रहे हैं, तो उनको 20 रुपीज रिफंड मिलेगा। मतलब कलेक्शन सब जगह से होगा, पर बाद में उनको टैक्स क्रेडिट मिलता है, रिफंड मिलता है। तो ये 540 पे ये रिटेलर ये रेडीमेड शर्ट बना के, टेलर ने जो रेडीमेड शर्ट बनाया है उसको ये शोरूम में सेल करते हैं। तो कंज्यूमर जब आके सेल परचेस करता है, उनको 540 रुपीज पे करने होते हैं। तो एक्चुअली कंज्यूमर 40 रुपीज जीएसटी पे कर रहे हैं 8%। तो ये इनका 40 रुपीज जो है, तो टोटल 40 रुपीज जीएसटी कलेक्ट होता है, बाकी सबको यहाँ पे रिफंड मिल जाता है। तो अब जो ओरिजिनल अभी फिलहाल जो चल रहा है जीएसटी टैक्सेशन सिस्टम, तो उसमें ऐसे होता है कि और ये सर्विसेज के लिए भी, तो जैसे मैंने बोला वैट ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, पर जीएसटी जो है वो सब्ज्यूमिंग और काफी सारे टैक्सेस सब्ज्यूम करके, सर्विस टैक्स भी सब्ज्यूम करके एक सिंगल टैक्सेशन रेट लग रहा है। तो अगर हम ओल्डर सिस्टम में देखें, वैट नहीं पर ओल्डर सिस्टम में देखें, तो टैक्सेशन कैसे होता है, अगर कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर टैक्स ऐड किया जा रहा है, मतलब 10% टैक्स ऐड किया जा रहा है, तो 110 रुपीज पे ही टोटल टैक्सेशन लगता है। यहाँ पे कुछ टैक्स क्रेडिट रिफंड नहीं मिलता। तो जब टैक्सेस लगाते वो लोग मार्जिन ऐड करते अपने, तो उसके अंदर ये टैक्सेशन अमाउंट पे भी मार्जिन ऐड किया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को ज्यादा पे करना होता है, और एक्चुअली गवर्नमेंट को वो सब रेवेन्यू नहीं मिल रहा है।
मतलब ये प्रॉफिट मार्जिन उनको ही जा रही है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, उनको ये प्रॉफिट मार्जिन जो एक्स्ट्रा हिडन टैक्स है जो, क्योंकि वो टैक्सेशन इंक्रीज करके लग रहे हैं rates, तो वो गवर्नमेंट को लॉस होता है, प्लस कंज्यूमर्स को भी ज्यादा पे करना होता है। तो इसमें क्या होगा, जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद एक तो टैक्स रिफंड मिलेगा सारे लेवल्स पे, ये जो अगर एक्स्ट्रा जो टैक्सेशन लग रहा है उस पे, और पूरा सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है। मेजर बेनिफिट क्या है कि सिस्टम पूरा इंटीग्रेट होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो अपना जीएसटी बताएंगे, जो टैक्सेशन बताएंगे, उसको टैली होना पड़ेगा विद द होलसेलर, मतलब सारे अकाउंट्स टैली होने चाहिए, मतलब इन बिटवीन कहीं भी एक कोई फच करना चाहता है, अपना अकाउंट मॉडिफाई करना चाहता है या कोई फेक करके बताना चाहते हैं, तो वो कैच हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए पूरा यहाँ पे टैक्स, जो टैक्स इवेजन कहते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो ये इसका एक बेनिफिट होगा कि पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाएगा टैक्सेशन का, और गवर्नमेंट को अश्योर्ड रेवेन्यूज मिलेंगे, इससे एक्चुअली रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो वैट इंप्लीमेंट होने के बाद भी हमने यही देखा है कि स्टेट्स ने काफी उसको अपोज किया था। ये 2005 में जब वैट, वैल्यू एडेड टैक्स आया था ऑन गुड्स, तो ये स्टेट्स अपोज इसलिए कर रहे थे क्योंकि ट्रांजिशन फेज में चेंजेस की वजह से यहाँ पे लॉस होता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉस किसको क्या होता है। तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो वैट से काफी ज्यादा टैक्स रेवेन्यूज स्टेट्स के बढ़ गए हैं रादर देन एनी लॉस, क्योंकि पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होने के बाद अश्योर्ड उनका जो टैक्सेशन कलेक्शन है वो उनको मिलता ही है। तो ये रिफॉर्म है। तो पूरा टैक्सेशन सिस्टम ऐसे होता है, और कंज्यूमर्स के लिए भी प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि इनको भी रिफंड मिल रहा है, तो वो टैक्स मार्जिन वो लोग उस पर प्रॉफिट मार्जिन वो ऐड नहीं होता है थोड़ा, तो कंज्यूमर्स के लिए प्राइस लो हो जाते हैं, गवर्नमेंट के लिए अश्योर्ड रेवेन्यू हो जाता है, और पूरा सिस्टम इंटीग्रेट होता है, टैक्स इवेजन नहीं होता। तो वो है, तो ये जीएसटी का बेनिफिट है। और जो हम डिस्कस कर रहे थे कि लॉसेस क्यों हो गए, तो लॉसेस जो है वो एक्चुअली जो ही है कि शॉर्ट टर्म फेज में हो गए। तो जो स्टेट्स मेजर प्रोड्यूसर्स है उनको थोड़ा शॉर्टेज होने की जरूरत है, क्योंकि ये टैक्सेशन वैट या जीएसटी जो लगता है ये कंज्यूमर फाइनली पे करते हैं, तो वहां पे मेजर कलेक्शन होगा। तो इन बिटवीन जो फेज होगा, प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर कंजम्पशन स्टेट है तो वहां पे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा, और प्रोड्यूसिंग स्टेट को थोड़ा लॉस होगा इनिशियली, पर जब वंस ट्रांजिशन पीरियड इज ओवर उसके बाद सबको बेनिफिट ही होना है। तो ट्रांजिशन फेज में ये थोड़ा उनको कंपेंसेशन लगेगा, तो वो गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि वो उनको मिलेगा। तो ये है रिगार्डिंग जीएसटी। इससे बेनिफिट्स क्या हो गए, सिंप्लीफाइंग टैक्स कंप्लायंस, तो टैक्स कंप्लायंस भी बिजनेस को इजीली वो हो जाएगा उनका सिस्टम के थ्रू ही, प्लस वन सिंगल मार्केट हो जाएगा, मतलब ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट में सेम जीएसटी, सेम टैक्सेशन रेट्स हो गए, तो वन टैक्स सिस्टम, वन सिंगल मार्केट हो जाएगा, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी काफी बूस्ट मिलेगा। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है। कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, गवर्नमेंट के लिए अश्योर्ड टैक्सेशन रिटर्न्स हो जाएंगे, तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है। अगला न्यूज आइटम है, इंडियन स्टोर ओनर शॉट डेड इन यूएस। तो अभी रिसेंटली हमने देखा था इंडियन इंजीनियर कंसास में, वहां पे शूटिंग, अलेज्ड हेट क्राइम था जिसमें उनकी डेथ हो गई। अब ये न्यूज आ रही है कि एक इंडियन ओरिजिन स्टोर ओनर को भी शूट कर दिया गया है, उनकी भी डेथ हो गई है। तो ये इन दिस कंटेक्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ कह रहे हैं कि इसमें उनके इंडियन ओरिजिन होने का कोई रोल नहीं है, इट्स नॉट एन एलिजेड हेट क्राइम लाइक इन द कंसास शूटिंग, पर वही इट बिकम सिग्निफिकेंट इन दैट कंटेक्स्ट। अगला न्यूज आइटम है, इंडियाज वुमेन ओबीज एंड एनेमिक स्टडी। तो ये जो एक स्टडी की गई है, ये एनएफएचएस सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो ये 1990 से किया जा रहा है, ये फोर्थ राउंड है एनएफएचएस सर्वे का। तो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है थ्रू द, ये जो इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई में, तो ये मेन हेड कोलैबोरेटिव हेड एजेंसी है फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ये एनएफएचएस भी स्टार्ट किया गया थ्रू फंडिंग। तो सारे जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, तो यूएस एड जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल फंडर्स, यहाँ यूनिसेफ इंक्लूडिंग यहाँ पे फंडिंग करते हैं, और एनएफएचएस को इन्होंने प्रमोट किया है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये सब सैंपल हाउस होल्ड लिए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, और इनका सर्वे किया जाता है। तो फिलहाल जो एनएफएचएस 4 हुआ है, इसमें ये स्टडी में सामने आया है कि ओबेसिटी लेवल्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं कंट्री में। तो माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ऑलरेडी कंट्री में है, और ओबेसिटी प्रॉब्लम भी है, और ओबेसिटी प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट डिजीजेस के रिस्क हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, और थोड़े कैंसर फॉर्म्स भी इससे प्रोबेबल हो जाते हैं। तो ये ओबेसिटी के कंसर्न्स है जो अभी
NFHS 4 सर्वे में सामने आया है। तो ये डेटा NFHS 4 सर्वे हेल्प करता है कि कौन से नए प्रोग्राम्स लाने हैं, उसकी जरूरत है, या तो कोई एरिया स्पेसिफिक फोकस करना है, तो ये यहाँ पे क्लियर होता है। NFHS 3 जो है वो हुआ था इन 2005-6 और NFHS 4 हो रहा है इन 2015-16। तो अगर डेटा कंपेयर किया जाए तो सेक्स रेशियो अब डिक्रीज हो गया है, तो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, ये बैड न्यूज है। मतलब वुमेन लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, मेन लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज, नॉट होम, बच्चे पैदा हॉस्पिटल्स में होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, ये इंक्रीज हुआ है, तो ये गुड साइन है। मैरिजेस बिफोर 18 और मैरिजेस बिफोर 21 फॉर फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली ये डिक्रीज हुआ है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स है, ये जो सामने आए इंफॉर्मेशन। फिर अगला न्यूज आइटम है आइलैंड्स ऑन द सी। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है, डेवलपमेंट प्लान है, ये ड्राफ्ट अप्रोच पेपर है जो नीति आयोग ने सबमिट किया है। तो नीति आयोग के ऑफिस से ये जो आई है रिपोर्ट, ये इसका टाइटल है प्रोस्पेक्ट ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट ऑप्शंस फॉर इंडिया। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट के लिए है। ये रिपोर्ट डेवलप की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवी। तो ये एक्चुअली मिलिट्री रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड इसमें प्रोविजंस नहीं है। ये एक्चुअली ये अप्रोच पेपर में प्रोविजंस है रिगार्डिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसमें रेल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, पोर्ट डेवलपमेंट हो, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लाया जाए, यहाँ पे SEZ लाया जाए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टूरिज्म प्रमोट किया जाए, उसके ऊपर ये है। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ये पूरा अप्रोच पेपर है। तो ये अप्रोच पेपर को इस आर्टिकल में क्रिटिसाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पे जो ये अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन है 1956 का, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स का हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल कंटेक्स्ट देखना चाहिए वो इग्नोर किया गया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे मेजरली दो ट्राइब्स जो मेंशन की गई है, जरावाज और ओंजेस। तो यहाँ पे ये इंडिजीनियस कम्युनिटीज है, तो ये इनको प्रोटेक्शन के लिए ये रेगुलेशंस लाए गए हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो ये रीजन्स पे ये डेवलपमेंट्स करवाना चाहते, तो ये जो ये 2016 अप्रोच पेपर में जो है कि टूरिज्म कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लाया जाए, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलप किया जाए, नया हार्बर ये चाहते हैं डुगोंग क्रीक पे हो फॉर इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी। अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये डुगोंग क्रीक जो है एक्चुअली ये ओंजेस रिजर्व में है, तो ओंजेस के लिए वो रीजन रिजर्व्ड, तो इसीलिए उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 1965 में भी आर्टिकल कह रहा है ऐसे एक डेवलपमेंटल प्लान आया था। तो ये डेवलपमेंटल प्लान में तो कॉलोनाइजेशन ऑफ द आइलैंड के बारे में मेंशन किया गया था। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब है कि यहाँ कॉलोनीज एस्टेब्लिश की जाए। तो कॉलोनाइजेशन के लिए हम खुद एक इंडिया एक कॉलोनी रह चुकी है ब्रिटिश पावर्स की, तो इसीलिए हमको पता है कॉलोनाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो क्या हम कॉलोनाइजेशन लाना चाहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो तब भी ये ड्राफ्ट प्लान एक्चुअली इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। तो ये कॉलोनाइजेशन के ऊपर तो उसमें एक कंप्लीट पेपर चैप्टर था। तो कॉलोनाइजेशन का यहाँ मतलब ये था कि क्योंकि ये रीजन्स नो वर्जिन आइलैंड है, यहाँ पे हैबिटेशन अभी तक आउटसाइड हैबिटेशन, आउटसाइड वर्ल्ड ने इसको एक्सेस नहीं किया है। यहाँ पे जो एबोरिजिनल ट्राइब्स है वही रहे, मतलब यहाँ आउटसाइडर्स को लाया जाए, इनहेबिट किया जाए, यहाँ जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको यूज किया जाए, टिम्बर है तो उसको मतलब वुड को यूज किया जाए, उसके ऊपर ये पूरा अप्रोच पेपर था, डेवलपमेंटल प्लान था। तो ये उसके बारे में है। तो वो इवन जो फॉरेस्ट है यहाँ पे आइलैंड में, यहाँ पे ओंजेस जरावास रहते हैं, तो इसमें 1965 डेवलपमेंटल प्लान में उनको मेंशन किया गया था दैट दीस फॉरेस्ट आर जरावास इन्फेस्टेड, मतलब जरावास यहाँ पे भरे हुए, मतलब इन्फेस्टेड मतलब एक नेगेटिव कन्नोटेशन वाला टर्म है, जैसे हम पेस्ट इन्फेस्टेड कहते हैं वैसे। तो ये ऐसे करके पर्सपेक्टिव से पूरा डेवलपमेंटल प्लान था। तो टेकिंग केयर ऑफ दीज एबोरिजिनल ट्राइब्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो उसके ऊपर ये एम्फेसिस है। लिटिल अंडमान आइलैंड का स्पेसिफिक एग्जांपल दिया गया है। तो लिटिल अंडमान आइलैंड जो है ये पूरा यहाँ पे ओंजेस कम्युनिटी रहती थी। 1965 प्लान में ये मेंशन किया गया था कि यहाँ पे 60,000 एकड़ फॉरेस्ट का क्लियर किया जाए, यहाँ पे 12,000 फैमिलीज मेनलैंड से लाई जाए और यहाँ पे सेटल की जाए। तो ये कॉलोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये था कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, शुगर टिम्बर इंडस्ट्रीज यहाँ एस्टेब्लिश की जाए। तो यहाँ पे अभी भी जो प्लान है 2016 का, वो कह रहे हैं डुगोंग क्रीक पे पोर्ट बनाया जाए। तो ये डुगोंग क्रीक भी लिटिल अंडमान आइलैंड में ही है और ये ओंजेस ट्राइबल रिजर्व है।
तो यहाँ पे ये हार्बर बनाया जाएगा तो ऑफकोर्स इनको अफेक्ट होगा, इन पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन को अफेक्ट होगा। ऑलरेडी यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की कमी है, प्लस ये सेस्मिक जोन में, सेस्मिक जोन 5 में आता है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, फ्रीक्वेंट है, और यहाँ पे एक्टिव अर्थक्वेक्स है, तो इस वजह से भी सुनामी भी यहाँ पे हुआ था अराउंड दिस रीजन ओनली। तो इसीलिए यहाँ पे वो भी कंसर्न है कि आप यहाँ जब टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं तो ऐसा डिजास्टर प्रोन रीजन पे टूरिज्म कैसे प्रमोट किया जा सकता है, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही टर्म यूज कर रहे हैं, टेरा नलियस। टेरा नलियस एक टर्म है, तो यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये टर्म दिया है, तो इसका मतलब होता है कि जो एम्प्टी अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन टेरिटरी है उसको आप ऑपरेशनलाइज करो, उसके रिसोर्सेज आप यूज करो। तो वो पर्सपेक्टिव से ये डेवलपमेंटल प्लान है 1965 का, और अप्रोच पेपर है 2016 का भी, तो उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। तो ये जो ओंजेस रिजर्व जो है यहाँ पे लिटिल अंडमान आइलैंड जो है 1964-65 में देखा जाए तो पूरा आइलैंड ट्राइबल रिजर्व था, यहाँ के फॉरेस्ट अनएक्सप्लॉइटेड थे, ओंजेस ही यहाँ पे सिर्फ रहते थे और कोई रेसिडेंट्स नहीं थे पूरे आइलैंड पे, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये आइलैंड पे रह रहे और अब तक रह रहे थे। अब अगर हम 2015-16 की बात करें तो ये ओंजेस रिजर्व है, ये 30% छोटा हो चुका है। यहाँ पे काफी सारा फॉरेस्ट जो है वो प्लांटेशन के लिए, सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ये हैंड ओवर कर दिया गया है, फॉरेस्ट के ऊपर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है, और अब ओंजेस यहाँ पे सोल रेसिडेंट्स नहीं है, मतलब अगर एक ओंजे है ये लिटिल अंडमान आइलैंड पे तो यहाँ पे उसके उसके रिलेटेड 200 इंडिविजुअल्स आउटसाइड से आए हैं, मतलब फॉर एवरी वन ओंजे 200 आर आउटसाइडर्स। तो ये स्टेटस हो गया आइलैंड में पॉपुलेशन का, तो वही है, डेमोग्राफिक भी पूरा चेंज हो चुका है। ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, तो ये जो है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और फिर ये साउथ अंडमान आइलैंड है, और ये जो लिटिल अंडमान की बात कर रहे हैं वो ये यहाँ है, ये डंकन पैसेज है यहाँ पे, और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में ये जो 10 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो 10 डिग्री चैनल कहा जाता है इसको। तो ये एक्चुअली एक आर्किपेलागो है, मतलब काफी सारे आइलैंड्स, ये बैरल आइलैंड भी हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे द ओनली एक्टिव वॉल्केनो है जो इंडिया का, वो यहाँ पे लोकेटेड है बैरन आइलैंड में। और फिर ये निकोबार आइलैंड्स है, कार निकोबार आइलैंड, फिर ये है लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, और ये इंदिरा पॉइंट जो है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया पे कन्याकुमारी है, पर ओवरऑल हम देखें तो ये और नीचे है, तो ये लैटिट्यूड और नीचे जाता है, तो ये इंदिरा पॉइंट जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और ये लिटिल अंडमान के बारे में भी बताया गया है, तो ये लिटिल अंडमान आइलैंड पहले पूरा ओंजेस पॉपुलेशन था यहाँ पे, अब ये ओंजेस पॉपुलेशन बहुत श्रिंक हो चुका है, और ये डुगांग क्रीक रिजर्व जो है वो भी यहाँ पे ही है, जहाँ पे पोर्ट डेवलप करने की बात हो रही है अभी। इवन जरावास पॉपुलेशन, ये जंगल जरावास ये पॉपुलेशन यहाँ थे, तो अब ये भी एलिमिनेट हो चुके हैं, यहाँ से ये शिफ्ट हो चुके हैं जरावास पॉपुलेशन में, तो उस बारे में ये है। फिर ये है रिगार्डिंग ऑल दी ट्राइबल्स, क्योंकि ट्राइबल्स के ऊपर यूपीएससी जनरली क्वेश्चंस पूछती है। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ये 4 नेग्रिटो ट्राइब्स है मेजरली, तो ये है ग्रेट अंडमानीज, ओंजेस, जरावास और सेंटिनलीज। इनका पॉपुलेशन काफी कम है, ग्रेट अंडमानीज का सिर्फ 43 पीपल है, 100 फॉर ओंजेस, जरावास 270 है, और सेंटिनली सिर्फ 150 है, मतलब इनका पॉपुलेशन बहुत श्रिंक हो चुका है। तो ग्रेट अंडमानीज ये क्योंकि पॉपुलेशन श्रिंक हो जाता है ट्राइबल्स का, क्योंकि जब आउटसाइड कांटेक्ट होता है तो जो डिजीजेस ट्रांसफर होती है यहाँ पे, तो आउटसाइड वर्ल्ड कांटेक्ट से डिजीज भी यहाँ पे पास ऑन होती है, और जब ये एबोरिजिनल ट्राइब्स को डिजीज अफेक्ट करती है तो इनके पास रेजिस्टेंस नहीं होता डेवलप उनके अगेंस्ट, और ये एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन काफी श्रिंक हो जाता है जब आउटसाइडर्स के साथ इनका इंटरेक्शन होता है ऐसे। तो इसीलिए जब ये ग्रेट अंडमानीज पॉपुलेशन, तो इवन ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम्स के टाइम पे ही ये काफी सारा एलिमिनेट हो चुका था, 99% वाइप आउट हो चुका था। तो ये ग्रेट अंडमानीज ट्राइबल ग्रुप है, ये नेग्रिटो ट्राइब्स है, तो नेग्रिटो ट्राइब्स जिनके फीचर्स अफ्रीकन फीचर्स जो कहते हैं हम वैसे होते हैं। और ओंजेस ट्राइब जो है ये भी अभी सेटल किए गए बाय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको फूड हैंडआउट्स दिए जाते हैं, तो जैसे हमने देखा ओंजेस पॉपुलेशन भी श्रिंक हो चुका है, तो इनका भी आउटसाइडर्स से कांटेक्ट अब हो रहा है। तो ये मेजरली ये लोग हंटिंग करते हैं, और ये जो फूड, जो ट्रीज से भी, फॉरेस्ट से भी जो फूड प्रोड्यूस मिलता है उसको यूज करते हैं। फिर तीसरा जो है यहाँ पे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में जरावास ट्राइब है, तो जरावास ट्राइब भी एक्सक्लूडेड ट्राइब थी, इनका थोड़े सालों से ही आउटसाइडर्स से कांटेक्ट अब हुआ है, तो ये जरावास ट्राइब है यहाँ पे, ये भी हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग करते हैं। सेंटिनलीज ट्राइब जो है चौथा नेग्रिटो ट्राइब यहाँ पे, वो तो एक्चुअली कंप्लीटली आइसोलेटेड है, उनका कोई पीसफुल कांटेक्ट अब तक आउटसाइडर्स से हुआ ही नहीं।
वो अगर कोई आउटसाइडर आता भी है तो ये वार्निंग एरोस फायर करते हैं, तो कोई उनको पिक्चर भी अब तक क्लिक नहीं कर पाया है। तो ये सेंटिनलीज ट्राइब है। और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहां पे जो ट्राइब्स है तो ये मंगोलाइट ट्राइब्स है, और जो दो मेजर मंगोलाइट ट्राइब्स यहाँ है, तो मंगोलाइट मतलब ये जो सेंट्रल एशियन फीचर्स होते हैं जो, तो उनको मंगोलाइट्स कहते हैं। तो यहाँ दो ट्राइब्स है, एक है शोम्पेन और एक है निकोबारीज। तो यहाँ पे निकोबारीज शोम्पेन ट्राइब जो है ये आइसोलेटेड है, यहाँ ज्यादा कांटेक्ट इनका नहीं है, लिमिटेड कांटेक्ट है आउटसाइडर से, ये भी हंटिंग फूड गैदरिंग करते हैं। और निकोबारीज ट्राइब है, इनका काफी कांटेक्ट हो चुका है, ये हॉर्टिकल्चरलिस्ट से सेटल्ड ट्राइब से, और इनमें से काफी लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कन्वर्ट भी किया है, और ये इनका पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, यहाँ पे 30,000 निकोबारीज पॉपुलेशन यहाँ पे है, और ये सुनामी की वजह से भी काफी अफेक्ट हुए थे। तो ये ट्राइब्स है। अगला न्यूज आइटम है सोरिंग हीट रिकॉर्डेड ऑन एंटार्क्टिका। तो ये एंटार्क्टिका जो साउथ पोल पे, यहाँ पे टेम्परेचर्स फिलहाल रिकॉर्ड हुए 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये एंटार्क्टिक पेनिनसुला है, तो ये एक्चुअली हाईएस्ट टेम्परेचर सो फार है। तो अगर एंटार्क्टिका के टेम्परेचर्स इंक्रीज हो गए, ये पेनिनसुला है, पेनिनसुला का मतलब है लैंड मास जिसके तीनों बाजू पानी हो, तो ये पेनिनसुला कहा जाता है। जैसे इंडियन पेनिनसुला जो लोअर पार्ट है इंडिया का, उसको पेनिनसुला कहा जाता है, सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर। तो ये जो अगर अंटार्कटिका पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गए, तो उससे क्या होगा, ये जो ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर्स यहाँ पे मेजर चंक ऑफ फ्रेश वाटर जो वर्ल्ड में है वो ग्लेशियर्स में है। तो मोर देन 90% ऑफ वो अर्थ फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में। तो ये जब अंटार्कटिका पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, तो ये इसकी वजह से सी लेवल टेम्परेचर काफी बढ़ जाए, सी लेवल्स काफी बढ़ जाएंगे, मतलब ये क्योंकि वाटर मेल्ट होके सी में जाएगा, तो सी के जो लेवल्स बढ़ेंगे तो अराउंड 200 फीट, अगर पूरा ग्लेशियर सब वाटर मेल्ट हो गया यहाँ पे पूरा, तो ये 200 फीट सी लेवल इंक्रीज हो सकता है। तो इससे ऑफकोर्स थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग से भी काफी सी लेवल राइज हो रहा है, अभी भी हम देख रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स आइस मेल्ट हो रहा है और सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो इससे जो आइलैंड नेशन से काफी सारे जो ज्यादा हाई सी लेवल पे नहीं है, तो वो उनको बहुत रिस्क भी है। तो ये न्यूज है। तो यहाँ पे एंटार्क्टिका में काफी सारे रिसर्च स्टेशन है, जो अभी भी ये मेल्ट हुआ है, यहाँ पे ये अर्जेंटीना रिसर्च स्टेशन के पास ये मेल्टिंग हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी कंट्रीज यहाँ पे क्लेम्स करती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ही है, साउथ पोल है ये, तो ऑस्ट्रेलियन क्लेम इतने रीजन पे है, न्यूजीलैंड यहाँ पे रीजन क्लेम करता है, तो ये सब क्लेम्स है। और यहाँ पे काफी सारे रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश किए गए, ब्रिटिश क्लेम है, नॉर्वे का क्लेम है। तो ये हमारा जो यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, तो हमने पहला रिसर्च स्टेशन बनाया था, ये था दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे। तो ये दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन एक्चुअली यहाँ पे आइस मेल्टिंग की वजह से यहाँ सबमर्ज हो चुका है, तो अब ये सिर्फ एक सप्लाई बेस है। और हमने दूसरा बनाया मैत्री रिसर्च स्टेशन, और अब तीसरा भी बनाया हमने भारती। तो 3 रिसर्च स्टेशन एक्चुअली, 2 वर्किंग रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में इंडिया के, उसके भी डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। आप देख सकते हैं दक्षिण गंगोत्री अब सप्लाई बेस है, और मैत्री और भारती ये 2 वर्किंग है। भारती अभी 2012 में या राजमंड हिल्स के पास या एंटार्क्टिका में एस्टेब्लिश किया गया। अगला न्यूज आइटम है चाइना's डिफेंस स्पेंडिंग टू राइज बाय 7% दिस ईयर। तो चाइना ने अभी अनाउंस किया है कि डिफेंस स्पेंडिंग फॉर 2017 वो 7% अराउंड स्पेंडिंग ग्रोथ होने वाली है उनकी। तो ये वो कह रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि अभी जो रिसेंटली आउटसाइड मेडलिंग हो रही है, मतलब आउटसाइड कंट्रीज यहाँ पे इंटरफियर कर रहे हैं रीजनल टेरिटोरियल क्लेम्स के ऊपर, जो डिस्प्यूटेड रीजनल टेरिटोरियल क्लेम्स है, तो एक्चुअली रेफरेंस है यूएस को, और जो डिस्प्यूटेड रीजन है वो है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी। तो यहाँ पे चाइना अपना टेरिटोरियल क्लेम असर्ट करते हैं, तो यहाँ डिस्प्यूट्स है, बाकी कंट्रीज डिस्प्यूट करती है इसको, और यूएसए एक मेजर रोल यहाँ पे प्ले करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए ही चाइना इनडायरेक्टली कह रही है कि हम अपना डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और ये ऑन द बैक ऑफ इवन रिसेंटली जो अमेरिका ने भी अनाउंस किया, तो अमेरिकन मिलिट्री स्पेंडिंग भी इंक्रीज होगी बाय 10%। ये भी रिसेंटली ट्रम्प प्रेसिडेंट के रेजिम में यहाँ पे अनाउंस किया गया। तो ये उस कंटेक्स्ट में भी इम्पोर्टेंट है। तो अब चाइना भी इंक्रीज करे, पर एक्चुअली ये इंक्रीज कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी ये अराउंड 6.57% मिलिट्री स्पेंडिंग ग्रोथ हुआ था, बल्कि पिछले साल तो पहला साल था जब डबल डिजिट स्पेंडिंग ग्रोथ नहीं हुआ था, और ये अभी का 2017 के लिए भी वो वही ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वो ये है। अगला न्यूज आइटम है ईरान S-300 सिस्टम बिकम्स ऑपरेशनल।
तो ये S-300 एक एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब जो मिसाइल्स आएगी, इनकमिंग मिसाइल्स होगी, उनको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए डिफेंस सिस्टम है। जैसे हमने इंडिया का डिस्कस किया, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हम डेवलप कर रहे हैं, तो ईरान का ये S-300 एक्चुअली रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो रशिया से ये प्रोक्योर कर रहे हैं, और ये अभी डिलीवर हुआ और ऑपरेशनल हो रहा है, क्योंकि ये डिलीवरी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे स्टॉप लगाया गया, नहीं हो पाया कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएन ने सैंक्शंस डाले थे, क्योंकि यूएन ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था, न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम एनरिचमेंट, तो वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के ट्रैक पे था। तो इसीलिए यहाँ पे जब इंस्पेक्शंस भी किए गए बाय IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये सामने आया और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। लेकिन अब ईरान ने बाकी कंट्रीज के साथ ये प्लान ऑफ एक्शन अप्रूव किया है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। तो इसको एक्चुअली पॉपुलरली कहा जाता है ईरान न्यूक्लियर डील। तो ये जो डील फाइनलाइज हुई है, ये डील है एक्चुअली ऑफ ईरान विथ P5+1 और यूरोपियन यूनियन। ये जो मेंबर्स है इस डील के सिग्नेटरीज है, वो ये है। तो ईरान के साथ ये P5+1 मतलब परमानेंट 5 मेंबर्स जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, US, UK, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, और +1 जब क्या जाता है P5+1, तो ये +1 है जर्मनी। तो ये कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन, तो ये सारे सिग्नेटरीज है। तो इसके अंदर अब सैंक्शंस हटाए गए हैं, इसीलिए ये डिलीवरी हो पाया और अब ये ऑपरेशनल हुआ है। ईरान कह रहे हैं कि वो अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं, उसका नाम उन्होंने दिया है बवार 373। तो ये वो क्लेम करते हैं कि ये S-300 से भी ज्यादा एडवांस होगा। तो जो भी इनकमिंग थ्रेट्स होंगे, क्योंकि इसराइल कई बार थ्रेटन करते हैं कि हम ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करेंगे, तो इसीलिए इसके रिस्पॉन्स में ये जरूरी है कि एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास हो। तो वो है। और रिसेंटली हमने ये भी डिस्कस किया है न्यूज में कि US ने सैंक्शंस लगाए ईरान पे, क्योंकि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट की। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा था कि हम ईरान न्यूक्लियर डील को कैंसिल कर देंगे। तो ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कोई बायलैटरल अग्रीमेंट नहीं है US और ईरान के बीच में, तो बाकी कंट्रीज भी यहाँ इन्वॉल्व है। और ये स्टेबिलाईजेशन करने के लिए कि इंटरनेशनल क्राइसिस ना हो, कोई ग्लोबल क्राइसिस ना आए, जो डिस्प्यूट से इश्यूज है उसको रिजॉल्व किए जाए, उसके लिए ये प्लान ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर ईरान के ऊपर भी इम्पोजिशन है कि वो अपना सब डिसमेंटल करे, जो भी एनरिचमेंट वगैरह वो कर रहे हैं। तो ये प्रोविजंस भी यहाँ पे अश्योर किए गए हैं, तो इसलिए ये प्लान ऑफ एक्शन को इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो US खुद से एज अ कंट्री उन्होंने सैंक्शंस अब इम्पोज किए, और ईरान ये रिटेलिएट कर रहा है विथ, और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उन्होंने टेस्ट किए, और अब एयर डिफेंस सिस्टम भी वो लेकर आए हैं। अगला न्यूज आइटम है हाई ऑन एनर्जी। तो ये इंडिया का ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में है। तो यहाँ पे ऑयल एंड गैस सेक्टर को काफी सारा बेनिफिट हुआ है रिसेंटली इंडिया में, क्योंकि ये एविडेंट है, बिकॉज इवन स्टॉक्स जो है इनके वो काफी इंप्रूव हो चुके हैं। तो 50% राइज हो चुका है इनके स्टॉक्स में। तो जो PSUs है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो ऑयल मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये 3 जो मेजर है, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके स्टॉक्स ट्रिपल हो चुके हैं, ट्रिपल से भी ज्यादा हो चुके हैं रिसेंटली। तो ये इनको बेनिफिट हुआ है। इवन जो गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये भी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गैस ट्रांसमिटर है। इवन रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट सेक्टर, इनके भी स्टॉक्स काफी इंक्रीज हो चुके हैं। इवन पब्लिक सेक्टर जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरर्स है, मतलब ऑयल एक्सप्लोरर्स है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, और ऑयल इंडिया, तो ये दोनों के जो स्टॉक्स है वो थोड़े से गिरे हैं, पर बाकी ओवरऑल पिक्चर ऑयल एंड गैस सेक्टर का इंप्रूव हो चुका है। इसके रीजंस काफी सारे। एक तो सबसे पहले है कि ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली ड्रॉप हुए हैं, तो उससे इनको काफी बेनिफिट हुआ है। फ्यूल प्राइसिंग में काफी रिफॉर्म्स लाए गए हैं रिसेंटली, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में यहाँ पे, उसकी वजह से बेनिफिट हुआ है। रिफाइनिंग मार्जिन इन PSUs की इंप्रूव हुई है। तो जब ऑयल, क्रूड ऑयल लाया जाता है तो ये रिफाइनिंग करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, तो यहाँ पे उनको ज्यादा मार्जिन मिलती है अभी, वो बेनिफिट हुआ है उनको। लोकल गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी बेनिफिट हुआ है, वो हम देखेंगे। और फाइनली इवन रिसेंटली फॉरेन गैस सप्लायर्स के साथ भी डील्स रीनिगोशिएट की गई है, तो उनके प्राइसेस कम हुए, तो उससे भी बेनिफिट हुआ है। तो सबसे पहले फ्यूल प्राइसिंग रिफॉर्म्स। तो ये फ्यूल प्राइसिंग रिफॉर्म्स जो है ये इम्प्लीमेंट हो पाए हैं। तो फ्यूल प्राइसिंग रिफॉर्म में एक्चुअली फ्यूल सब्सिडाइज थे, जो ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, LPG सब सब्सिडाइज। तो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज जो है, प्राइस कंट्रोल है, उसको कंप्लीटली हटा दिया गया इन 2010, और अब 2014 में ये डीजल के लिए भी किया गया।
तो डीजल के लिए मुश्किल था क्योंकि काफी सब्सिडाइज था, लेकिन जो 2014 में क्रूड ऑयल प्राइसेस ग्लोबली क्रैश हुए, उसकी वजह से डीजल प्राइसिंग को भी डिकंट्रोल करना इजीली पॉसिबल हो गया गवर्नमेंट के लिए। तो ये भी किया गया है 2014 में। और इवन एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर भी अब कैप लाया गया है कि 12 ईयर ही मिलेंगे मैक्सिमम। इवन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ लाया गया है, तो इवन फॉर पीएसयूज यहाँ पे उनका बर्डन कम हो जाता है। और केरोसिन के ऊपर भी जो अंडर रिकवरीज होती है, तो ये टर्म यूज किया जाता है अंडर रिकवरीज, क्योंकि ये पीएसयूज जब मार्केटिंग कंपनीज तो यही है, तो जब ये पेट्रोल डीजल सेल करती है पेट्रोल पंप्स वगैरह पे जब हम लेते हैं, तो ये कम प्राइस पे बेची जाती है, तो उनका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है, तो अंडर रिकवरीज हो जाती है, उनको लॉस होता है। तो ये लॉस है उसको कंपेंसेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, पर वो डिले होता है उसमें कंपेंसेशन में, इमीडिएट तो कंपेंसेशन आता नहीं है गवर्नमेंट से। तो इसकी वजह से जो आगे उनको लोन्स लेने पड़ते हैं, जो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उन लोन्स पे, तो वो काफी ज्यादा होते हैं उनका। तो ये सारे उनको दिक्कतें आती है, तो अंडर रिकवरीज उनके लिए प्रॉब्लम है ही। हालांकि कंपेंसेशन मिलता है, बट दैट इज नॉट the way they should be able to function effectively। तो ये अंडर रिकवरीज काफी कम हो गई अभी, क्योंकि पेट्रोल डी कंट्रोल हो चुका है, डीजल डी कंट्रोल हो चुका है, एलपीजी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं अब, तो उससे भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी इनका जो इनके ऊपर बर्डन है वो कम हो चुका है। इवन केरोसिन के लिए भी ग्रेजुअल प्राइस हाइक्स किए जा रहे हैं, तो इससे वो बेनिफिट हो रहे हैं, उनके अंडर रिकवरीज काफी कम हो चुकी है ये ऑयल मार्केटिंग पीएसयूज की। फिर अगला है फ्यूल प्राइसिंग रिफॉर्म्स के बेनिफिट्स क्या है। तो बेनिफिट्स ऑफ कोर्स यहाँ पे अंडर रिकवरीज कम हुई है, तो पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी बेनिफिट हुआ है, गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्चुअली प्राइसेस यहाँ पे एक्साइज ड्यूटीज बढ़ा दी है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस सडनली जो ग्रेजुअल जो ग्लोबल क्रैश हुआ है, तो ये एक्चुअली इंडिया में प्राइसेस इतने क्रैश नहीं हुए, तो ये एक्चुअली एक्साइज ड्यूटी जो मार्जिन था, तो वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ के गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ है, ये उन्होंने किया है। प्लस जो सब्सिडी उन्होंने कम कर दिया है, तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट हुआ है, क्योंकि अब उनको सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। जो ये पीएसयूज है उनके रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ गए, मतलब कि क्रूड ऑयल प्राइस जो खरीदते और जो प्राइस पे बेचते हैं रिफाइन करके, तो उनको वो बेनिफिट हुआ है। इवन जो ये पीएसयू हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, इनको भी बेनिफिट हुआ है क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश से, क्योंकि अगर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन है मतलब ऑयल एक्सप्लोर करके बेचते हैं, तो क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश से तो इनको नुकसान होगा, पर इनको बेनिफिट इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये अंडर रिकवरीज था इनके लिए, इसको बर्डन बेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी बर्डन डाला था, कि ओएनजीसी ऑयल इंडिया भी पोर्शन ऑफ अंडर रिकवरीज का बर्डन लेते थे, उनको ये डिस्काउंट करके देना पड़ता था ऑयल मार्केटर्स को, तो अब उनको वो नहीं करना पड़ रहा है, तो उनको भी बेनिफिट हुआ है, वो है। लेकिन ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स को प्राइसेस हाई ही पे करने पड़ रहे हैं, तो कंज्यूमर्स आर नॉट हैप्पी, प्राइसेस सेम है जो भी 2015 में प्राइसेस थे, अभी भी उनको वही प्राइस पे करना पड़ रहा है, हालांकि प्राइसेस रिड्यूस हुई है, पर एक्साइज ड्यूटीज काफी बढ़ गई है, तो वो है। और सब्सिडीज के लिए अभी जो गवर्नमेंट ने एलपीजी सिलेंडर्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 18 रुपीज अ किलो एलपीजी सिलेंडर्स पे सब्सिडी बेयर करेंगे बर्डन, और केरोसिन के लिए भी 12 रुपीज अ लीटर हम सब्सिडी बर्डन बेयर करेंगे। बाकी का जो सब्सिडी बर्डन होगा वो ओएनजीसी ऑयल इंडिया, तो ये कंपनीज है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज क्रूड ऑयल, वो बेयर करेगी, और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक्चुअली इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। बाकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है कि ऑयल प्राइस अगर ज्यादा इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से ये ऑयल एक्सप्लोरर्स को भी प्रॉब्लम आती है, और ज्यादा डिक्रीज होता है तो वो भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी वहां पे बेनिफिट्स होना चाहिए। तो इसीलिए अगर ऑयल 55-60 के रेंज में होता है ग्लोबल ऑयल प्राइस बैरल, तो ये गोल्डीलॉक्स रेंज बोला गया इंडिया के लिए, मतलब गवर्नमेंट को भी प्राइसिंग रिफॉर्म ज्यादा उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो लोगों को ज्यादा पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है, तो ये प्राइसिंग रिफॉर्म्स कंटिन्यू हो गए कि सब्सिडीज नहीं दे रहे हैं वो लोग। डाउनस्ट्रीम कंपनीज अपस्ट्रीम कंपनीज दोनों को प्रॉफिट्स हो गए, मतलब डाउनस्ट्रीम कंपनीज मतलब जो ऑयल एक्सप्लोर कर रही है उनको भी प्रॉफिट होगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस डिसेंट इनफ है, और अपस्ट्रीम कंपनीज जो रिफाइन करके सेल कर रही है उनको भी प्रॉफिट होगा, तो वो ये पॉइंट रखी गई। फिर और जो है एक पॉइंट वो है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो ये हाई इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया में है, हम अपना 80% से ज्यादा जो क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से फुलफिल करते हैं, इवन नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट 40% तक इंपोर्ट से फुलफिल होता है, तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया की काफी ज्यादा है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा ऑयल एक्सप्लोरेशन इंक्रीज हो, डोमेस्टिक ऑयल एक्सप्लोरेशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो, पर वो हो नहीं पाया है, वो स्टैग्नेट ही हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो जहाँ था वही है।
तो ये इसके लिए रिसेंटली भी हमने न्यूज में डिस्कस किया था कि जो डिस्कवरीज हो चुकी है, ये डिस्कवर्ड ऑयल फील्ड्स है, स्मॉल ऑयल फील्ड्स है, लेकिन ये एक्सप्लोर नहीं किए गए अब तक, तो इनको रीअलोकेट किया गया। 31 डिस्कवर्ड नॉट येट डेवलप्ड स्मॉल फील्ड। सो ओएनजीसी ऑयल इंडिया ने इनको एक्सप्लोर किया था इंडिया में, पर डिस्कवर किया था पर एक्सप्लोर नहीं किया, मतलब कि यूज में नहीं लाए हैं, डेवलप नहीं किया इनको। तो इसको अभी बिडिंग में ये दिया जाएगा ताकि इनका डेवलपमेंट हो सके, इससे ऑयल प्रोडक्शन हो सके। तो ये तब इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो फीजिबल नहीं था, मतलब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग इट विल बी मोर, तो कॉस्ट प्राइस इतना ज्यादा हो जाएगा तो सेल में क्या मिलेगा। लेकिन अब विद एडवांस टेक्नोलॉजीज इट इज पॉसिबल, तो ये स्मॉल फील्ड्स को भी डेवलप किया जाए, इसके लिए बिडिंग हो रहा है। तो ये एक पॉइंट है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उससे होगा। और जो हम एक कर रहे हैं वो है इवन गैस, गैस को प्रमोट कर रहे हैं हम। तो गैस को प्रमोट करने के लिए जो सिटी बेस्ड गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जैसे इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस, इनका भी काफी डिमांड हो गया। तो ये सीएनजी सप्लाई करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फॉर व्हीकल्स, और पाइप्ड नेचुरल गैस टू हाउस होल्ड्स। तो ये गैस सप्लाई भी होता है, ये एनवायरमेंटली क्लीनर भी है, तो इसको रेगुलेटर्स भी पुश कर रहे हैं कि इसको यूज किया जाए, तो उससे भी इनका सेल इंक्रीज हो रहा है। प्लस गैस इंपोर्ट भी किया जाता है। तो ये पेट्रोनेट एलएनजी जो है ये गैस इंपोर्ट करती है। इनका एक डील था कतर के राज गैस के साथ, तो ये डील को भी अभी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, इसको रीनिगोशिएट किया गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सब बहुत ज्यादा था, तो अब इसको काफी कम कर दिया गया। तो इससे भी बेनिफिट हो रहा है ऑयल गैस के लिए, गैस प्राइजेस के लिए। जो दो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि कोची टर्मिनल जो है गेल का, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कोची टर्मिनल में अंडर यूटिलाइजेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाइपलाइन कनेक्टिविटी नहीं, तो पाइपलाइन सप्लाई नहीं हो पाएगा तो कैसे उसको यूटिलाइज किया जाए। और दूसरा है रिगार्डिंग ये KG-D6 बेसिन। तो ये KG-D6 बेसिन है, यहाँ पे गैस सप्लाई नहीं हो रहा है, और यहाँ पे गेल ने काफी सारा पाइपलाइन डेवलप किया है, तो पाइपलाइन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, पर यहाँ पे प्रोडक्शन ही नहीं है, इसलिए गैस पाइपलाइंस अनयूटिलाइज्ड है। तो ये दो दिक्कतें आ रही है। और बाकी जो है वो ये है कि गेल को फ्यूल सब्सिडी का बर्डन नहीं लेना है, वो सिर्फ ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को लेना है, तो ऑफकोर्स उससे वो सेफ है, तो उनको वो बेनिफिट है। और जो एक स्टेप हमने लिया है अपना ऑयल डिपेंडेंस को सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि हम काफी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, हम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व ऑलरेडी इंडिया में 3 जगह पे सेटअप किया गया है, तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पदुर। अब गवर्नमेंट ने 2 और ऑयल स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व अनाउंस किए हैं, वो है इन ओडिशा और राजस्थान। तो ये टोटल कंट्री का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व अब हो जाएगा ये 15.33 मिलियन टन। तो ये हम डेवलप कर रहे हैं, ये एक स्टेप हमने लिया है। पीएसयू ऑयल कंपनी, इसको भी गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है कि आप इंटरनेशनल एनर्जी एसेट्स जो है वो आप अक्वायर करो, क्योंकि ऑयल प्राइसेस काफी कम थे, तो अब ये इजीली अक्वायर हो सकते हैं, तो ये एक्विजिशन भी किए जाए। इवन रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सारे जो ऑयल कंपनीज है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सबको इंटीग्रेट करना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर ऑयल मेजर बनाना चाहिए, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल बिडिंग करते हैं तो अगर एक मेजर ऑयल कंपनी होगी तो वो ज्यादा बिड कर पाएगी और अक्वायर कर पाएगी। तो इसीलिए ये इस पर्पस के लिए हम चाहते हैं कि एक ऑयल मेजर बनाया जाए। ये रिसेंटली 2017 बजट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये स्टेप भी लिया जाएगा, तो इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि ओएनजीसी वगैरह काफी एक्विजिशन ये लोग करते हैं। रिसेंटली हमने रशिया में भी एसेट्स अक्वायर किए हैं, तो इससे भी हमारा ऑयल का जो डिपेंडेंसी है वो हम अश्योर कर सकते हैं कि ये फुलफिल होगा इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल एसेट्स से जो हम बिड करके अपने पास रखेंगे, फॉरेन बिड्स करके। तो वो है। फिर अगला न्यूज आइटम है ई वॉलेट यूजेज स्लिप्स एज कैश रिटर्न्स। तो ई वॉलेट जिनका यूज काफी बढ़ गया था नवंबर दिसंबर में, तो ये अब स्टडी हुई है कि जैन फेब में इसका यूजेज कम हो गया है, तो 50% ड्रॉप हो गया ई वॉलेट्स यूजेज, मतलब कैश वापस इकोनॉमी में आ गया है। तो ई वॉलेट यूजेज जो है, जैसे कि ये ई वॉलेट मेजर्स थे पेटीएम, मोबीविक, फ्री चार्ज, तो इनके यूजर्स अब कम हो चुके हैं। लेकिन थोड़े कैटेगरीज है जहाँ पे इनका यूजेज अभी भी हो रहा है, जैसे कि ट्रैवल के लिए, ऑनलाइन परचेसेस, पेमेंट्स एट पेट्रोल पंप्स, लोकल फूड जॉइंट्स, इसके लिए यूज किया जाता है। अगला न्यूज आइटम है सेंटर अनवील्स ट्रेनिंग स्कीम फॉर ट्रेडर्स। तो जो स्मॉल एंड मीडियम साइज ट्रेडर्स है, इनको डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए ट्रेन करने के लिए एक
प्रोग्राम लाया गया है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे कंडक्ट करेगी प्रोग्राम्स। तो रीजनल वर्कशॉप्स किए जाएंगे, स्टेट वर्कशॉप्स किए जाएंगे, इवन डिजिधन कैंपेन्स पे ये किए जाएंगे, जहाँ पे ये स्मॉल एंड मीडियम ट्रेडर्स को समझाया जाएगा कि कैसे ये डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल पुश के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। अगला न्यूज आइटम है इंडिया कनाडा पैक्ट्स टू बी प्रोग्रेसिव। तो ये कैनेडियन मिनिस्टर है जो कह रहे हैं कि इंडिया और कनाडा के जो पैक्ट्स हो गए, जो निगोशिएट हो रहे हैं, वो प्रोग्रेसिव हो गए। तो ये प्रोग्रेसिव टर्म का क्या मतलब हम देखेंगे। तो ये दो पैक्ट्स है जो इंडिया और कनाडा निगोशिएट कर रहे हैं। वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट फिप्पा। तो ये दो निगोशिएट हो रहे हैं। और रिसेंटली कनाडा ने यूरोपियन यूनियन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट फाइनलाइज किया। तो ये उसको प्रेस कर रहे हैं कनाडा, और वो कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने प्रोग्रेसिव ट्रेड अग्रीमेंट है, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोविजंस डाले गए एनवायरमेंट, लेबर, राइट्स ऑफ स्पेस वगैरह के लिए यहाँ पे प्रोविजंस लाए गए हैं टू प्रोटेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी एक्सेट्रा। तो और एक जो प्रोविजन इस EU कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट में है, वो है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो ये इंडिया अपोज कर रही है, और इंडिया इवन सेपा के अंदर नॉन ट्रेड इश्यूज इंक्लूड करने के लिए अपोज कर रही है। तो मतलब एनवायरमेंट, लेबर वगैरह जो है ये नॉन ट्रेड इश्यूज है। तो ये जो डेवलप कंट्रीज है ये प्रोविजंस लाके ट्रेड पे बैरियर्स लाते हैं। तो ये नॉन ट्रेड बैरियर्स कहे जाते हैं। मतलब कि एनवायरमेंट रेगुलेशन यहाँ सही नहीं है तो हम ये प्रोडक्ट ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे, या लेबर लॉज यहाँ पे वायलेट होते हैं तो ये प्रोडक्ट का ट्रेड नहीं अलाउड होगा। तो ये नॉन ट्रेड बैरियर्स लाने की कोशिशें होती है। तो इसलिए इंडिया इसको अपोज करती है कि इसको इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं लाया जाए, और कनाडा चाहती है कि ये प्रोग्रेसिव एलिमेंट से इसको लाया जाए। और इवन इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है वो भी क्या है, ये फिप्पा के रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए। तो जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं और कोई डिस्प्यूट आती है, तो यहाँ स्टेट मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ जब डिस्प्यूट होती है तो ये सेटलमेंट एक्चुअली इंडिया चाहती है कि लोकल सेटलमेंट पहले हो, मतलब जुडिशियल सिस्टम में सेटलमेंट हो, जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके पास सेटलमेंट पहले हो, मतलब लोकल रेमेडीज पहले खत्म की जाए, यूज की जाए, उसके बाद अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन करना चाहते, कोर्ट में जाना चाहते तो चाहे। तो ये इंडिया ने अपना बायोलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी पूरा मॉडिफाई किया, मॉडल बीआईटी जो हमने लाए हैं, और सारे कंट्रीज के साथ बीआईटीज हम अभी लैप्स करने दे रहे हैं, हम रीनिगोशिएट कर रहे हैं। तो ये मेजर एक प्रोविजन है कि हम नहीं चाहते कि इन्वेस्टर्स हमको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में ट्रैक करें। तो रिसेंटली हमारा बैड एक्सपीरियंस हो चुका है इंडिया का, क्योंकि वोडाफोन मेजर एग्जांपल है जिन्होंने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया है, और भी कंपनीज ने किया है। तो इससे गवर्नमेंट के ऊपर काफी बर्डन आ जाता है, और उनको यहाँ पे ये लॉस होने की वजह से उनको सारा कंपेंसेशन वगैरह भी बर्डन आ जाता है उनपे। तो इसीलिए मॉडल बीआईटीज लाए गए हैं, और हम कंप्लीटली अगेंस्ट है कि इंडिया कनाडा के फिप्पा में भी हम ये इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इंक्लूड करेंगे। तो वही यहाँ पे वो चाहते हैं कि ये हो, तो इसके ऊपर ही ये पूरा डिस्कशन है। तो ये वही के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके ऊपर न्यूज है। तो ये हमको पता होना जरूरी है कि क्या निगोशिएट हो रहे अग्रीमेंट्स। अगला न्यूज आइटम है उबर यूज सीक्रेट सॉफ्टवेयर टू स्टीयर ड्राइवर्स फ्रॉम स्टिंग्स। तो उबर ने अभी एक्नॉलेज किया है टू सम एक्सटेंट कि इनका ये एक सीक्रेट सॉफ्टवेयर है, ग्रे बॉल करके उन्होंने इसको निकनेम दिया है। तो इसके अंदर अगर कोई रेगुलेटरी बॉडी कोई ऐसे कस्टमर बन के पोस्ट करके अगर वो ये उबर सर्विसेज यूज करते हैं, बुक करते कैब ऐप पे, तो वो कौन है, और कौन लोग जो है जो राइवल कंपनीज को बिलोंग करते हैं और एप्स पे कैब बुक करते, और एक्चुअली वो यूज नहीं करते, वो कैंसिल कर देते। तो इससे ये स्टेप्स लेने से कंपनी को नुकसान होता है, उबर ड्राइवर्स को, क्योंकि वो सब रीरूट हो जाते हैं, तो उससे उनका फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उबर ने ये फेक ऐप बनाया, फेक वर्जन अपने ऐप का बनाया है। तो यहाँ पे जो अंडर कवर रेगुलेटर्स वगैरह जो राइड बुक करते हैं और फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, तो वो यहाँ पे डाइवर्ट किए जाएंगे, तो उनसे उबर सर्विसेज को अफेक्ट नहीं होगा। तो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर ड्राइवर्स फ्रॉम स्टिंग्स। तो ऐसे स्टिंग से ड्राइवर्स अफेक्ट नहीं होंगे। और ये उबर कह रही है कि इनका VTOS प्रोग्राम है, तो ये वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस होते हैं इन लोगों से, जो ये रेगुलेटर्स अंडर कवर आते हैं और जो ओपोनेंट्स इसको यूज करते हैं, कॉम्पिटिटर्स यूज करते हैं। तो इसके बेसिस पे हमने ये फेक वर्जन ऐप का बनाया है, ग्रे बॉल, और इसको यूज कर रहे हैं। फिर अगला न्यूज आइटम है ग्रीन ऑप्शन फॉर 3D प्रिंटिंग। तो ये रिसर्चर्स ने एक ऑल्टरनेटिव बनाया है 3D प्रिंटिंग में। जो मटेरियल यूज होता है तो जनरली पॉलीमर्स यूज होते हैं, तो ये पॉलीमर्स सिंथेटिक पॉलीमर्स जनरली जो यूज होते हैं, तो यहाँ पे एक नेचुरल पॉलीमर, ये जो सेल्यूलोज है, उसको यूज करके इसका एक
बनाया है, सेल्यूलोज एसीटेट एक्चुअली वो यूज करते हैं। तो ये इससे ये जो मटेरियल है ये रिन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे ये सिंथेटिक पॉलीमर्स ना यूज करके बेटर वर्जन यूज कर सकते हैं फॉर 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स। तो 3D प्रिंटिंग क्या होता है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। और ये जो सेल्यूलोज है ये वुड में पाया जाता है, तो वुड का मेजर कंपोनेंट है, तो इसकी वुड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सेल्यूलोज की वजह से आती है। तो बायो रिन्यूएबल है, बायोडिग्रेडेबल है, और सेल्यूलोज एक्चुअली जब यूज किया जाए तो जब हीट किया जाता है तो ये थर्मली डिकम्पोज तो होता है, बट ये फ्लोएबल नहीं होता है। मतलब फ्लोएबल मतलब विस्कस हो जाता है, मतलब एकदम इजीली फ्लो नहीं होता है। तो फ्लोएबल इजी होना चाहिए, क्योंकि वो 3D मटेरियल प्रिंटिंग के लिए यूज करना है, मतलब कि उसको पूरा फ्लो में होना चाहिए और उसको फिर वो शेप दिया जाता है। तो इसीलिए इसको फ्लोएबल बनाने के लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेल्यूलोज एसीटेट। तो ये सेल्यूलोज एसीटेट जब यूज किया जाता है तो इजीली ये फ्लो हो सकता है, और ये इजीली अवेलेबल भी है, जनरली प्रेजेंटली भी यूज किया जाता है, इसके काफी सारे एप्लीकेशन है अभी भी। तो ये सेल्यूलोज एसीटेट यूज करके जब बनाया जाता है तो ये एसीटोन में डिसॉल्व करके बनाते हैं, और एसीटोन इवेपोरेट हो जाता है तो सेल्यूलोज एसीटेट सॉलिडिफाई हो जाता है और ये 3D मॉडल बन जाता है। उसके बाद अगर इसको एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ट्रीटमेंट किया जाए इसका, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हो चुके थे वो भी रिस्टोर हो जाते हैं, तो ये और स्ट्रांग हो जाता है सेल्यूलोज मटेरियल। तो ये 3D प्रिंटिंग के लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, बायोडिग्रेडेबल, बायोरिन्यूएबल। अब 3D प्रिंटिंग क्या होता है वो भी हमने पहले देखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, मतलब ये कंपोनेंट्स ऐड करके लेयर्स बना के पूरा 3 डायमेंशनल मॉडल बनाया जाता है। तो ये मशीन से, मतलब जैसे प्रिंटर्स होते हैं वैसे मशीन्स होते हैं, 3D प्रिंटर्स होते हैं, तो उसको यूज करके बनाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इसके लिए पहले आपको डिजाइन, जो आपकी आइडिया है, जो भी आपको बनाना है 3D मॉडल, उसको आप कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये सॉफ्टवेयर में आप उसको मॉडल बनाओ। ये मॉडल को फिर प्रिंटर सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है, तो इसके लेयर्स, स्लाइस लेयर्स बनते हैं कि एक एक लेयर का क्या डायमेंशन क्या है वो बनता है, और वो फीड किया जाता है ये 3D प्रिंटर को, और वो प्रिंटिंग ये लेयर्स में किए जाते हैं। तो जो भी मटेरियल होता है उसको ये हीट अप करके इसके लेयर्स, पार्ट्स का जो सॉफ्टवेयर में जो कमांड है उस हिसाब से ये लेयर्स बनाए जाते हैं, और उसको पूरा मर्ज करके सॉलिडिफाई करके फिर एक्चुअली 3D ऑब्जेक्ट सामने आता है। तो ये 3D प्रिंटर ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, मटेरियल फीड करो और डिजाइन फीड करो और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो दिस इज द रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग। तो पॉलीमर्स जो यहाँ पे यूज होते हैं जनरली, तो पॉलीमर्स मतलब क्या होता है कि मोनोमर्स को जो आइडेंटिकल होते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स को ज्वाइन करके जो कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइन हो जाते हैं, तो उसको पॉलीमर्स बोलते हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन टेक्निक है कि मोनोमर्स सब जा रहे ज्वाइन हो जाए और एक पॉलीमर बन जाए। तो पॉलीमर्स दो टाइप्स के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी। तो नेचुरल पॉलीमर्स मतलब जैसे कॉटन है, सिल्क, वुल, रबर, सेल्यूलोज जो वुड है, ये नेचुरल पॉलीमर्स है। और सिंथेटिक पॉलीमर्स है जैसे कि जो पॉलीथीन प्लास्टिक बैग्स जो यूज करते हैं, पॉलीथीन, नायलॉन, टेरिलीन, ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स भी यूज किए जाते हैं, और नेचुरल पॉलीमर्स से एक 3D प्रिंटिंग हो सकता है, ये इन्होंने यहाँ पे रिसर्च में सामने लाया है, उस बारे में ये न्यूज है। तो यही आज के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।